गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। सर न्यूटन की फोटो लगी हुई है और सर न्यूटन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक हैं, इसीलिए उनके नाम के पहले सर लगाया गया है। ऑप्टिक्स ले लो, मैकेनिक्स ले लो, ग्रेविटेशन ले लो, चाहे कैलकुलस मान लो, सारी की सारी फिजिक्स की फील्ड्स में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसीलिए वो महान साइंटिस्ट हैं। हम लोग भी महान बनेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। आइए सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 कहना चाह रहा है कि रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम और नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। तो जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं, या तो इनर्शियल होगा या नॉन इनर्शियल होगा। इनर्शियल कब होगा? जब उसका एक्सेलरेशन 0 हो, और नॉन इनर्शियल कब होगा? जब उसमें एक्सेलरेशन हो, यानी एक्सेलरेशन 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर अर्थ की बात करो तो अर्थ गोल गोल घूमता है अपनी एक्सिस पे, और सूरज को बीच में रख के उसके चारों तरफ भी घूमता है, यानी उस पर एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि कोई चीज जब गोल घूमती है तो उस पर मिनिमम एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो काम करता ही करता है, अगर उसकी स्पीड सेम रहे तो भी। तो अर्थ कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग क्वेश्चन में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर अ सेट ऑफ नॉन कोलिनियर फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि एफ नेट 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0, जरूरी नहीं है फोर्स 0। और इसके भी दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप पे कोई फोर्स ही ना लगे, और दूसरा तरीका ये है कि जो फोर्स लगे वो काउंटर बैलेंस हो जाए, यानी सिलेक्शन ना होने के दो तरीके हैं। पहला ये कि तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में नंबर ही ना आए, और दूसरे ये कि जितने तुम एक सब्जेक्ट में प्लस लाओ दूसरे में तुम्हारे नेगेटिव मार्क्स हो जाए। बात समझो, है ना। तो ऐसे ये कहना चाह रहा है कि यही दो तरीके हैं, तो फोर्स ही ना लगे या दो ऑपोजिट फोर्सेस आपस में कैंसिल कर जाएं। और फोर्सेस कैसे हैं इस बार? नॉन कोलिनियर, यानी एक लाइन में नहीं है। अगर एक लाइन में फोर्सेस होते, देखो ये है बॉडी, अगर दो फोर्सेस एक लाइन में होते तो ये ऑपोजिटली कैंसिल कर सकते थे, पर क्योंकि ये एक लाइन में नहीं है तो आपको मिनिमम 3 फोर्सेस लगेंगे। भाई एक मान लो ये था, एक इधर लग गया, अब दोनों का जो नेट रिजल्टेंट आया है वो इधर कहीं आया, ठीक है। वो इधर तो ऑपोजिट करने के लिए आपको तीसरा ऐसे लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम 3 फोर्स चाहिए होंगे। सो 3 फोर्सेस वुड बी मिनिमम अगर आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये चाहता है कि ये जो ब्लॉक है इसको स्टेशनरी रखा जाए, तो यानी इस पे भी फोर्स 0 रहे, नेट फोर्स। अब इस ब्लॉक को नीचे खींचने की जिम्मेदारी इसके mg के कंपोनेंट ने ले रखी थी, जिसको हम लोग कहते हैं mg का साइन अल्फा। और आपने क्या किया कि ये नीचे ना जाए, तो आपने इसको a एक्सेलरेशन से राइट साइड में खींच दिया। अब जब आपने a से खींचा तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और तब हम लोग अप्लाई करेंगे स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को, जो अपने साथ बस में होता है यार, कि बस में खड़े होते हैं, अचानक से बस आगे बढ़ती है तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं, होता है ना, ऐसे डंडा पकड़ के खड़े थे, पीछे ऐसे हुए, किसी के ऊपर गिर गए तो मार भी खानी पड़ी थोड़ी, है। तो mg साइन अल्फा नीचे इसको खींचना चाहता था, पर तुमने इसको राइट साइड a से खींचा तो स्यूडो फोर्स ma लेफ्ट साइड लगा, और ma का कंपोनेंट अपन इधर निकालेंगे और इधर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को बैलेंस करना है ना आपस में, ये मूव नहीं करना चाहिए। अब ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। देखो दोनों हॉरिजॉन्टल हैं और ये दोनों इंक्लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में अल्फा, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में अल्फा। तो ma इधर अल्फा है तो ये हो गया ma का cos अल्फा, दिस कंपोनेंट। सो ma cos अल्फा बराबर होना चाहिए mg sin अल्फा के, तो m से m काट दो, a विल बी इक्वल टू g sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, तो g sin बाय cos tan, तो g tan अल्फा हो जाएगा इसका सर आंसर। सो a विल बी इक्वल टू g tan अल्फा। बोलो समझ आया क्या? आगे बढ़े। देखो अभी स्टूडेंट आम बोलचाल की भाषा से न्यूटन लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आम बोलचाल की भाषा से जितने अच्छे सॉल्व होंगे, मैथ्स उतने बढ़िया सॉल्व नहीं करा पाएगी, है कि नहीं। मैथ्स से उतने बढ़िया सॉल्व नहीं होंगे, आपको टाइम लगेगा, फिजिक्स लगेगी। ऐसे देखो कितने इजीली होंगे, देखते जाओ। कह रहे ब्लॉक ऑफ मास 10 kg पुश्ड अप ऑन एन इंक्लाइन 30 डिग्री। भाई फिर से बताओ, इसको नीचे खींचने की जिम्मेदारी किसकी थी? mg के कंपोनेंट की, यानी mg sin 30 की। तो ये हो गया 10 इंटू 10 100 इंटू साइन 31/2 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इसको नीचे खींचना चाहता था, और तुम चाहते हो ये ऊपर जाए, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाए, तो एफ नेट ऊपर हो और कितना हो? m इंटू ए हो, तो m हो गया 10, a हो गया 2, तो 20 न्यूटन आपको ऊपर चाहिए। अब भाई 50 न्यूटन में तो इसको पहले तुम रोको,
तुमने 50 न्यूटन खर्च किया इसको रोकने के लिए और फिर इसको ऊपर लेके जाना है और 20 से, एफ नेट 20 होना चाहिए, तो ऊपर 20 से और लेके जाना है और 50 को खर्च करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए नीचे जाने से। भाई ये नीचे जाना चाहता था, तुमने इसको पहले तो 50 न्यूटन दिया, गई यहीं रुको कहीं जाना नहीं है, 50 न्यूटन दिया, फिर वो वहीं रुक गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अब तुम चाहते हो कि ऊपर जाए, तुम नहीं चाहते, क्वेश्चन चाहता है कि ऊपर जाए। अब क्वेश्चन जब चाहेगा तो भाई और थोड़ा सा ऊपर देना पड़ेगा इसको ऊपर खींचने के लिए, उतना आपको 20 देना है, वो एमए से निकाला, तो 50 दिया रोकने के लिए, 20 दिया खींचने के लिए ऊपर, तो 50 प्लस 20 हो गया 70 न्यूटन। और चाहो तो ऐसे कर लो मैथ्स लगा के, मान लो लेट अ फोर्स एफ बी अप्लाइड, फ्री बॉडी डायग्राम, एफ ऊपर लग रहा है, नीचे खींचने के लिए इट्स mg sin 30, डायरेक्ट 50 लिख दूं, इज इक्वल टू m इंटू ए विच इज इक्वल टू 20, सो f हो गया 20 माइनस 50 उधर जाके प्लस 50, 20 प्लस 50 70 न्यूटन। अब आम बोलचाल की भाषा में भी इजी था, यहां से भी कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो ये आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि 2 मीटर चला 2 सेकंड में और स्टार्ट तो रेस्ट से ही किया होगा, व्हेन सेट फ्री का यही मतलब है कि जब छोड़ा गया यानी स्पीड 0, तो पहले तो s बराबर हाफ AT स्क्वायर से एक्सेलरेशन निकालो, ut था पर क्योंकि u 0 था तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो s है 2 मीटर और टाइम है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से ये 2 कटा, 2 से 2 कटा, a आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, आइए देखिए। अब ये कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे कि यहाँ पे एक पुली टंगी थी जिसके दो तरफ 2 मास थे, ठीक है, 2 लोगों को तुमने खोपड़ी से ऐसे करके बांध दिया था, एक का मास था m1, दूसरे का था m2। कभी सब्जी खरीदने का हो मार्केट में तो क्या करते, तराजू लेते हैं 2 तरफ, अब जो नीचे जाए दोनों तरफ रखते हैं, एक तरफ लोहे का मास रखते हैं तौलने के लिए, दूसरी तरफ आपकी सब्जी या फल डालते हैं, तो अगर ज्यादा हो जाता है वो नीचे जाने लगता है, तो निकाल लेते हैं कि कम करो नुकसान हो जाएगा। तो कैसे पता चलता है, जो नीचे जाए उसका वेट ज्यादा है। अब मान लो ये कह रहे हैं m1 नीचे जाने लगा, तो m1 का वेट ज्यादा है, m2 ऊपर आएगा। तो इसको चाहे तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के 2-3 फॉर्मूले लगा के 2-3 मिनट में भी कर सकते हो, हम करेंगे आम बोलचाल की भाषा में। मैंने इससे पूछा तुम नीचे जा रहे हो, उसने कहा हाँ। मैंने कहा तुम्हें नीचे कौन खींच रहा है, इसने कहा सर मेरा खुद का वेट यानी m1g। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। फिर मैं इसके पास गया, मैंने कहा तुम ऊपर जा रहे हो, कहता है मैंने कहा पर तुम्हें भी तो वेट नीचे खींच रहा होगा, इसने कहा सर खींच रहा था पर ये m1g बहुत तगड़ा था तो इसने मुझे ऊपर ही घसीट लिया। m1g चाहता है कि ये ऊपर जाए और m2g चाहता है कि ये नीचे जाए। अब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब m1g तगड़ा है। तो मैंने कहा नेट फोर्स कितना है, तो कह रहे भाई तुम ही तो कह रहे थे कि नेट निकालने के लिए करना क्या है, m1g चाहता है कि मैं ऊपर जाऊं और m2g चाहता है नीचे जाऊं, तो m1g बड़ा है और नेट फोर्स कितना हो गया, m1g माइनस m2g। ठीक है, और मास इज इक्वल टू ये फोर्स हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। अब m कितना है दोनों का मिला के, m1 प्लस m2 टाइम्स a। तो देखो यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू g कॉमन ले लिया, अपॉन m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या है 1, तो हम कहेंगे m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन g यानी 1 अपॉन 10। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि m1 को m2 से माइनस करो तो 1 आए और नीचे वाला 10 आए, m1 m2 के डिफरेंस a को और ऐड करके 1/10 आना चाहिए। अब देखो यहां देखो 9 माइनस 7 2 अपॉन 9 प्लस 7 16, 11 माइनस 9 2 और 11 माइनस 20 आ गया 1/10। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें देख लो 2 अपॉन 24 आएगा, इसमें देखोगे तो 2 अपॉन 28 आएगा। अपने को क्या चाहिए 1/10 यानी 2 अपॉन 20 से अपना काम हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर आंसर। समझ आया? कुछ नहीं किया मैंने, बस ये देखा कि नेट एक्टिंग फोर्स कितना था एक डायरेक्शन में। कोई मुझे ऊपर खींचना चाहता है, कोई मुझे नीचे खींचना चाहता है। ऊपर खींचने वाला अगर ज्यादा ताकत लगाएगा तो मैं ऊपर जाऊंगा, नीचे खींचने वाला ज्यादा ताकत लगाएगा तो मैं नीचे जाऊंगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर वाले ने मुझे ज्यादा ताकत से खींचा होगा और पहले वो नीचे वाले को कैंसिल करेगा कि मैं रुकूं, फिर जो एक्स्ट्रा होगा उससे मैं ऊपर जाऊंगा। और वही मैंने लगाया है कि m1g चाहता था कि वह नीचे इसको ऊपर खींचे, m2g चाहता था कि ये नीचे जाए, पर m1g बड़ा था उसने इसको माइनस किया, जो एक्स्ट्रा बचा वो हमारा एक्सेलरेशन के रूप में नेट फोर्स बना, इज इक्वल टू नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। या इसको कभी कभी लोग ऐसे लिख देते हैं
कि नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स इन वन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैथ से भी हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस। आइए अगले सवाल पे। Can in the figure the blocks A, B and C of mass m have accelerations A1, A2 and A3, F1, F2 are external forces, then आपको ये बताना है। अब देखो ये 2mg इसको खींचना चाहता है ऊपर, भाई इधर से खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा, है ना। इसको जब नीचे खींचेंगे, इसको जब हम यहां से नीचे खींचेंगे 2mg से, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 2mg चाहता है कि हम इसको खींचें किधर, ऊपर, और mg इसको नीचे खींचना चाहेगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, फिर से वही आओ, 2mg माइनस mg यानी mg, और इज इक्वल टू m इंटू A1, तो m से m कटा, A1 की वैल्यू हो गई g। ठीक है, इसको कहीं साइड में लिख देते हैं ऐसे, A1 की वैल्यू हो गई g। अब खुद महसूस करना मैं क्या कहूंगा, अब मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, नेट फोर्स अपॉन मास टोटल और एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब देखो यहां 2mg नीचे खींचना चाहता है और mg चाहता है, 2mg नीचे आना चाहता है, मतलब इसको ऊपर खींचना चाहता है, और mg अपने आप को नीचे रखना चाहता है। तो 2mg ऊपर खींचना चाहता है और mg नीचे रखना चाहता है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना आया, mg, और टोटल मास कितना है, 2m/m 3m, तो g/3 आपका हो गया A2। अब आओ A3 पे, A3 में आओ, इसको mg ये और इसका mg, यानी 2mg इस बार फिर नीचे खींचना चाहते हैं, mg और mg, इसका वेट mg और ये फोर्स जो तुमने खींच लिया, तो 2mg इसको नीचे खींचना चाहते हैं, पर mg इसको खींचना, इधर साइड से फोर्स लगाएगा। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हुआ, इधर का 2mg और इधर खींच रहा है उसको mg, तो क्या mg कैंसिल हो गया, बचा mg। नेट फोर्स कितना बचा, mg, और टोटल कितना है, m और m 2m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, A3 विल बी इक्वल टू g/2। सो A1 आया g, A2 आया g/3 और A3 आया g/2। समझ में आ रहा है ये? तो A1 इज ग्रेटर देन A3 विच इज ग्रेटर देन A2। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया है, फिर से दो, ध्यान दो इस बात पे कि हम इतना सीख रहे हैं खाली कि तुम मुझे उधर जितने से खींचोगे और मैं इधर खींचूंगा, तो जो नेट बचेगा वही उस बॉडी में एक्सेलरेशन देगा। टोटल मास लेना है बस इसमें, क्योंकि हम टोटल फोर्स ले रहे हैं, वरना आप इंडिविजुअली फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाओगे, पहले इसको कंसीडर करोगे, फिर इधर से गिनोगे, टेंशन निकालोगे, नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये कह रहा है कि मंकी है जिसका मास 20 kg है, इसको पकड़ के ये लटका हुआ है। ठीक है, मैंने सर से बांध दिया इसको, ये लटका, और इसका मास है 20 kg, या तुम कह सकते हो 200 न्यूटन। और ये रोप तब तक नहीं टूटेगी अगर इसमें मास 25 kg लटकाया जाए, यानी 250 न्यूटन इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा होगा तो ये टूट जाएगी। 250 न्यूटन है, तो कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच इट कैन क्लाइम, मंकी को ऊपर चढ़ना है तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है। अगर ऊपर चढ़ना है तो ऊपर फोर्स होगा, है कि नहीं, और फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू a के बराबर, F नेट। अब देखो 200 न्यूटन का भार ऑलरेडी रस्सी पे है, और अब तुम सोचो जब तुम रस्सी को ऊपर चढ़ोगे तो रस्सी को खींचोगे, यानी उस पे और भार लगाओगे। भाई चढ़ना होगा तो ऐसे ही तो चढ़ोगे, नीचे की तरफ रस्सी को खींचोगे जिससे तुम ऊपर उठो, तो उस पे और भार लगाओगे, और 200 न्यूटन भार ऑलरेडी है और रस्सी की औकात 250 झेलने की है, तो तुम 50 और लगा सकते हो मैक्सिमम। तो 50 इज इक्वल टू मास इंटू ए मैक्स, और मास कितना है भाई 20 kg, तो 50 अपॉन 20 इज इक्वल टू ए मैक्स। तो ए मैक्स कितना हुआ, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो समझ आया क्या? कोई मैच लगा ही नहीं है, मंकी 200 न्यूटन से ऑलरेडी रस्सी को खींच रहा था, और रस्सी की औकात ही 250 न्यूटन की थी। क्यों 200 न्यूटन से क्यों खींच रहा था, उसका वेट है ना सर, 20 kg मास का वेट, 200 न्यूटन ऑलरेडी खींच रहा था, और वो ऊपर चढ़ेगा तो रस्सी को और ज्यादा खींचेगा, और बचा ही 50 था, क्योंकि 250 में से 200 तुम खींच चुके हो, 250 की औकात है, तो मैक्सिमम 50 खींच पाओगे। तो 50 खींचने में कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे आसान तरीका नहीं है सर इसको सॉल्व करने का, फिर तो आप टेंशन लगाइए, और टेंशन हो जाती कभी कभी लगाने में ही। आओ देखो इस क्वेश्चन को,
कह रहे दो ब्लॉक्स हैं, आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए, अपर ब्लॉक इज हंग बाय स्ट्रिंग अप्लाइड द फोर्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 2। कह रहे आपने एक फोर्स F लगाया है इस पे, अलग से बना लेते हैं, ये रहा 2 kg, नीचे थोड़ा बड़ा 5 kg, यहाँ T डैश, यहाँ T, और तुमने एक फोर्स से इसको लिया खींच। ठीक है, पहली बात तो जो ये फोर्स से खींचेगा ना उतना ही टेंशन होता है, क्योंकि तुम वायर को जितना खींचोगे भाई उसमें टेंशन होगा। अब देखो कितना होना चाहिए आपका फोर्स, तो इस पूरे सिस्टम को एक मानो, मान लो ये दो अलग अलग थे और हमने इस पर कपड़ा बांध दिया, अब नहीं पता चल रहा, और कपड़ा मासलेस है तो मास बढ़ा भी नहीं, तो 7 kg यानी 70 न्यूटन तो इसको नीचे खींच रहा है, और हम चाहते हैं कि ये ऊपर जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना मास? 7 किलो। अब अगर 7 किलो मास ऊपर जाएगा 2 मीटर से तो 14 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, यानी 14 न्यूटन का फोर्स अपने को नेट चाहिए ऊपर, और 70 नीचे। तो फिर वही कहूंगा मैं, नीचे 70 लग रहा है, उसको वो नीचे खींचेगा, पहले तो नीचे बचा, नीचे जाने से रोको, तो 70 दो, 70 दिया। अब ऊपर खींचने के लिए 14 और दो, तो 70 और 14 कितना हो गया? 84 न्यूटन। तो T तो हो गया आपका 84। जो F होगा जिससे तुम रस्सी को खींचोगे वही टेंशन होगी ऐसे केस में। किसी भी रस्सी को अगर तुम F से खींच रहे हो तो इसमें टेंशन F होती है, ये बहुत सेंसिबल बात है। तुम खींच रहे हो तो जितने से खींचोगे भाई उसमें टेंशन आएगी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। तो 70 तो तुमने इसको रोकने में खर्च किया और 14 खर्च करना पड़ा ऊपर खींचने के लिए, तो नेट तुमने दिया 84। अब तुमसे T डैश पूछा, अब अगर तुम्हें T डैश चाहिए तो अंदर जाना पड़ेगा ना, अब इस सिस्टम को नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अब तुम कपड़ा हटाओगे तभी तो ये धागा दिखेगा, कपड़ा उतारा, अब तुम धागे पे आओ। अब इसकी बात करेंगे 5 kg वाले की। यहां पे देखो 5 kg को नीचे खींचने की जिम्मेदारी 50 न्यूटन mg की, 5 × 10 mg, और ऊपर कौन खींच रहा है? T डैश। अब भैया इसको भी ऊपर जाना है 2 से ही, तो इसमें ऊपर कितना फोर्स होना चाहिए एक्सेसिव? 5 × 2 यानी 10, इसको 10 एक्स्ट्रा चाहिए नेट। अब T डैश ऊपर है तो 50 तो ये खर्च करेगा इसको रोकने में, और 10 एक्स्ट्रा चाहिए, यानी T डैश हो जाएगा 60 न्यूटन, 84 and 60। इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, T डैश माइनस 50 इज इक्वल टू ma। ये एक्चुअली में वही है, मैं उसको आम बोलचाल में बस ऐसे बोल देता हूं कि 50 तो तुम खर्च कर दोगे उसको रोकने के लिए, और अब उसको ऊपर खींचने के लिए 10 और चाहिए, m × a, तो 50 और 10 60 न्यूटन। ठीक है भाई, आगे आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये कह रहे हैं मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग। इसका बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल है मेरे पास, रीजन फिर तुम समझ में आ जाएगा। कई बार उसको याद करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक्चुअली में कैसे। कह रहे कि इसके लोअर एंड है, अब तुमने क्या किया? सडन जर्क इज गिवन टू सी। मैं तुमसे कहूंगा कि अगर तुम्हें क्वेश्चन देखना है तो तुम अपनी खोपड़ी और एक खोपड़ी का बाल समझो। हम बताएंगे तुमको कि खोपड़ी लो और खोपड़ी पे एक बाल है। कभी देखा सफेद बाल हो जाता है, एक बाल तुम्हारा सफेद हो जाए 19 साल 21 साल की उम्र में बुरा लगता है कि यार इसको तोड़ देते हैं, तो तुम तोड़ते हो, है ना। तो कभी भी देखना, अगर तुम्हारे बाल को पकड़ से कोई पट्ट से तोड़ दे, अरे यार इसको पकड़ा, पट से खींचा बहुत तेज स्पीड से, तुरंत सडन जर्क, तो तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बल्कि ये बाल यहां से टूट जाएगा, है कि नहीं, यहां से टूटे। अब अगर बाल के अंदर की बात करें तो यहां पे एक इसका रूट हेयर बेस होता है जो अंदर कनेक्टेड होगा, अंदर कुछ सिस्टम होगा, ठीक है, इतना समझो। जब हम लोग इसको सडन जर्क देते हैं तो सर पे ज्यादा दर्द नहीं होता, बाल टूट जाता है, तुमने खींचा पट से टूट गया, है कि नहीं। कभी कभी कंघा मारते मारते टूट जाता है, पता भी नहीं चलता, है ना, तो दर्द नहीं होता। लेकिन जब इसको तुम्हारे बालों को कोई पकड़ के खींचे आराम से, अचानक से नहीं, पकड़ के कोई खींचे तुम्हारे बालों को, तो क्या होता है? हमारे दर्द होता है अंदर। इसका मतलब इसको जब तुमने पट से खींचा या सडन जर्क दिया तो फोर्स यहां पे लगा और ये यहां से टूटा। लेकिन जब तुमने इसको धीरे धीरे खींचा तो फोर्स थोड़ा अंदर जाके लगेगा। यानी अगर तुमने सी को पकड़ा और पट से खींच दिया, अरे यार सी को पकड़ा, बहुत तेजी से खींचा, सडन जर्क दिया, तो यहां से सी टूट जाएगा और ए भी झूलने लगेगा। सी टूट जाएगा, ए भी अपना हिलेगा, ठीक है। तो यही हमारे कि सडन जर्क दिया तो पोर्शन ए बी विल ब्रेक, नहीं, पोर्शन बी सी विल ब्रेक, पोर्शन बी सी विल ब्रेक। लेकिन अगर तुम इसको धीरे धीरे खींचोगे, जैसे यहां पे कर रहे थे, तो अंदर दर्द होगा, अंदर यानी यहां दर्द नहीं होगा, अंदर दर्द होगा, यहां पे फोर्स काम करेगा और ए बी टूटेगा,
समझ पा रहे हो? इमेजिन करो यार, होता है सबके साथ घर में, बाल पकड़ा, पट से खींचा, टूट गया, अगर उसको धीरे धीरे खींचो तो दर्द होने लगता है सर में, बस वही है। अब इससे सरल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है यार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ऐसे पुली देख के लोगों को डर लगता है, और मैं बताता हूं। ये पुली का एक सिरा, ये दूसरा सिरा दूसरी पुली पे, ये ऐसे, इस वाले को एक इंसान पकड़े है, और ये रहा एक प्लैंक। अब ये चाहता है कि प्लैंक पोजीशन में रहे और वेट ऑफ द मैन जो है वो 60 kg है। दिस इज 60 kg। अब देखो भाई, इसने इसको मान लो F फोर्स से खींचा, इस आदमी ने फोर्स F से खींचा, वो मैंने बुक में सॉल्व किया था तो F लिखा था, ठीक है वही है। F से खींचा तो ऊपर F लगेगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे F, तो ये भी इस प्लैंक को F से ऊपर खींचेगा। उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे दोनों F को काउंटर करने के लिए 2F लगेगा, फिर यहाँ 2F, और इधर भी 2F से प्लैंक को ऊपर खींचेगा। अब देखो प्लैंक को ऊपर कौन कौन खींच रहा है, इधर से 2F खींच रहा है, इधर से F खींच रहा है, इधर से F खींच रहा है। सो 2F खींच रहा है, F खींच रहा है, F खींच रहा है, ठीक। तो 4F प्लैंक को ऊपर खींचना चाहता है। ऊपर कौन खींच रहा है? 4F। और नीचे कौन ले जाना चाहता है? ये आदमी जो खड़ा हुआ है, ये जो खड़ा ही कहता है जाओ नीचे, भाई किसी इस पे खड़े हो जाओ, अगर हवा में तो नीचे चली जाएगी, तो ये चाहता है कि नीचे चला जाए 60 kg से, यानी 600 न्यूटन से। तो हम सिंपली कह देंगे कि 4F जो है वो 600 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये रुका रहेगा। तो F की वैल्यू कितनी हो गई? 150 न्यूटन। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये F से अगर खींचेगा, ये आदमी इसको F से खींचेगा तो इसमें टेंशन F आएगी, तो F से ही ये ऊपर इधर फोर्स आएगा, F फोर्स ही यहां ऊपर लगेगा, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इधर 2F, तो घूम के इधर भी 2F लगेगा। तो देखो कितने फोर्सेस प्लैंक पे लग रहे हैं, 2F, F और F, यानी 4F बराबर 600 के होगा, क्योंकि 60 उसको नीचे लेके जाना चाहता है। तो आंसर आ जाएगा 150 न्यूटन। क्वेश्चन 11 पे आओ सर। ये एनसीईआरटी खोल के देखना, इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसको हम लोग लामीज थ्योरम कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जैसे P है, इसके ऑपोजिट अल्फा है, तो ऑपोजिट वाले ले लेते हैं। P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा, R अपॉन साइन गामा, और ये होता है इसका आंसर। इसको लामीज थ्योरम कहते हैं। इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, ठीक है सर। ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है, आप खोल के देखिएगा कभी, क्योंकि खोलते तो हम लोग हैं नहीं। अब आओ देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या मांग रहा है? ये W मांग रहा है और टेंशन पूछ रहा है OA में। मान लो यार T है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये मान लो T है, तो यहां क्या काम करेगा? T का cos 30, और इधर काम करेगा T का sin 30। हमने T के कंपोनेंट्स कर दिए, ये T था, इधर cos 30, इधर sin 30। sin 30 यानी T/2, cos 30 यानी T√3/2। अब देखो इसको यहीं पे रहना है, ये पॉइंट तो कहीं मूव नहीं करेगा। तो ये 30 न्यूटन जो इधर है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? T/2। तो 30 इज इक्वल टू T/2, या तुम कह दोगे T इज इक्वल टू 60 न्यूटन। और ये कितना है? ये तुम्हारा जो ऊपर लग रहा है T cos 30, W को बैलेंस करेगा, दैट इज T√3/2 इज इक्वल टू W। तो W हो जाएगा, T की वैल्यू कितनी है? 60, तो 60√3/2 दैट इज 30√3। तो T हो गया 60 न्यूटन और W हो गया 30√3। तो T हो गया, W एंड T पूछा है, तो W हो गया 30√3 और T हो गया 60 न्यूटन। आंसर सेकेंड। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए ये कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग को यहां से काट दिया, जैसे ही आपने इसको काटा है तो बताओ दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो इसको काटते ही M तो खुला हो गया, M तो खुल गया, तुमने छोड़ दिया बस M को, तो वो नीचे जाएगा G से। ये बहुत ही नेचुरल बात है। अब देखो क्या रहा होगा कि जब ये दोनों बंधे होंगे तो ये स्टेशनरी होंगे। अब इसको देखा जाए तो 2M और 3M इसको 3mg से नीचे खींच रहे थे, और इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है ये 3mg से ऊपर खींच रही होगी, तभी ये रुके थे। 3mg नीचे, 3mg ऊपर। पर जैसे ही तुमने इसको यहां से काटा, तुम्हारे पास केवल 2m बचा, तो अब नीचे लगने वाला फोर्स हो गया 2mg,
और ऊपर से 3 mg था, उसको चेंज होने के लिए स्प्रिंग को थोड़ा सा हटना, कम एक्सपैंड होना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाएगी, तो 3 mg से 2 mg बचा, तो 2 mg नीचे 3 mg ऊपर, बचा कितना mg, नेट फोर्स mg और मास कितना 2m, तो g/2 से ये ऊपर जाएगा a वाला। तो ये पूछ रहा है a एंड b, तो a g/2 से ऊपर जाएगा जबकि b g से नीचे गिरेगा, सो g/2 g। ठीक है भाई, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। कह रहा है एन एलिवेटर कार, कुछ नहीं लिफ्ट को कहते हैं एलिवेटर कार, ठीक है, हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस ये कह रहा है ये लिफ्ट थी जिसकी छत से लेकर जमीन तक की जो दूरी है वो 2.7 मीटर है और ये ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कह रहे 2 सेकेंड जब ये चली, 2 सेकेंड चलने के बाद एक बोल्ट ने गिरना चालू किया फ्रॉम सीलिंग ऑफ द कार, यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा था। इसके बाद क्या हुआ, तो कोई लोग कहेंगे इसके बाद डर लगा बहुत तेज। भाई तुम लिफ्ट में अगर ऊपर जा रहे हो, मान लो बुर्ज खलीफा में, तुमने 25 फ्लोर पे जाना है और ऊपर से एक लिफ्ट से बोल्ट गिर जाए ना, तो तुम्हारे हार्ट बीट गिर जाएगी थोड़ी देर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इनको सवाल सूझ आया, इन्होंने सवाल दे दिया, तो कह रहे ये गिरा, तो बताओ इसका फ्री फॉल टाइम कितना होगा। देखो फ्री फॉल टाइम कुछ नहीं होता, फ्री फॉल टाइम का सीधा सा मतलब ये है कि वो कितनी देर तक हवा में रहा, यानी इससे कैसे टकरा है। पर देखो दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, यानी ये 9.8 से ये नीचे जाएगा, बट 1.2 से ये भी तो ऊपर जा रहा है, तो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन बन गया, जहां पे आपका ए नेट आया कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, 9.8 से ये नीचे जा रहा था और ये 1.2 से ऊपर आ रहा था। तो पता है ना क्या करते हैं, एक को रोक के ऑपोजिट में दे देते हैं 1.2। भाई इसको रोक दिया तुमने, जो चल रहा था उसको रोक दो और दूसरे वाले को अपोजिट में उसका दे दो, तो इसको रोका और अपोजिट में 1.2 पकड़ा दिया, ऊपर था तो नीचे पकड़ा दिया 11। ऐसे ही समझ लो ना यार, वो नीचे आ रहा था, ये ऊपर आ रहा था, तो दोनों का एक्सेलरेशन ऐड ही तो होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक। तो ए नेट हो गया 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालो फ्री फॉल टाइम, कैसे, एस कितना है 2.7 मीटर्स इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, 11 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो गया 5.4/11। अगर इसको 5.5 मान लें तो ये लगभग 1/2 है टी स्क्वायर, तो टी हो गया 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है 0.71, तो आंसर लगभग 0.7 के आसपास होगा, 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी सवाल पे, और ये क्वेश्चन इज नॉट इवन अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, इट इज अ बेसिक ज्योमेट्री क्वेश्चन से, मैथ से सॉल्व करते हैं इसको। आओ देखो, मैं बनाऊंगा इसको, एक पुली है, एक पुली है रही, इधर से इसको खींचते हैं, यहाँ एक मास जुड़ा है, इधर से इसको ऐसे खींचते हैं, ये मास है, ये पुली नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कह रहा है कि ये एंगल इज नो दिस नहीं, ये वाला एंगल थीटा है। अब देखो मान लो ये जो, अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, मान लो ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको y मान लो, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप x मान लो, और इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं d, ठीक है। ये क्या है, हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग d या l मान लो, इसको सबसे बढ़िया l। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हाइपोटेनियस में, l स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये कह रहा है कि आप इसको u से नीचे खींच रहे हो, अब जब u से ये खींचेगा तो u से ये खींचेगा और u से ही ये खींचेगा, यानी l खींचेगा u से, l की स्पीड u है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दो l स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आएगा 2l इंटू dl/dt इज इक्वल टू 2y इंटू dy/dt प्लस 2x इंटू dx/dt। अब देखो dx/dt 0 है, क्यों, क्योंकि इसको तुम खींचोगे तो ऊपर तो जा रहा है, पर ये लेफ्ट राइट तो कहीं नहीं जाएगा, ज्यादा से ऐसे बीच में पहुंच जाएगा इन दोनों के, तो x इज ऑलवेज कांस्टेंट, x कांस्टेंट है तो dx/dt 0 हो गया, यानी तुम्हारे पास क्या बचा, 2 से 2 कट जाएगा, तुम्हारे पास बचा l इंटू dl/dt, यानी l dl/dt, यानी l की चेंज होने का टाइम, उससे स्पीड पूछ रहा है बेसिकली इसकी, तो l इंटू u ही है ना, हाँ, इज इक्वल टू y इंटू dy/dt। अब ये क्या पूछ रहा है तुमसे, मूव्स अपवर्ड्स विद अ स्पीड, अब किससे जा रहा है, ये y है, तो ऊपर जाने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, dy/dt, यही पूछ रहा है, तो dy
बाय डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन वाई इंटू यू। अब एल बाय वाई को यहां से देख लो, ये रहा एल और ये रहा y, एंड हियर इज योर, वेयर इज थीटा, या दिस इज योर थीटा, ठीक है, यहां पे थीटा था तो ये थीटा है, ये वाला एंगल। तो L ये रहा, y ये रहा, सो दिस इज योर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा। भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी L अपॉन वाई इज 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका U अपॉन कॉस थीटा आंसर। क्या इस पे कोई फिजिक्स लगाई है? कोई फिजिक्स नहीं लगाई। आप फिजिक्स लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई सजेस्ट ईजीएस्ट मेथड है, केवल मैथ्स, केवल ज्योमेट्री से सॉल्व हो गया है। तो ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए। कुछ क्वेश्चंस वाकई इसमें डिफिकल्ट थे, बट दैट इज द लेवल जहां पे तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, मैंने किए हैं तभी मैं बता रहा हूँ, हवाबाजी की बात नहीं है इसमें। मैंने खुद ऐसे तरीकों से सॉल्व किए हैं, खुद ऐसे ही सीखा है, तो मैं इस स्पीड से आज कर पाता हूँ, आप भी कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लाएंगे और अगला चैप्टर होगा फ्रिक्शन एंड वर्क पावर एनर्जी कंबाइंड। फ्रिक्शन के थोड़े से ही क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली यही होता है, एंड वर्क पावर एनर्जी। ओके, सो थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।